अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। हम लोग आपके लिए एफएससी का सिलेबस रिकॉर्ड कर रहे हैं। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मैं ख़ुद कर रहा हूँ, ये दोनों सब्जेक्ट्स। आप लोग जब हमारी वीडियो देखें, हमारा नया लेक्चर देखें, तो उसे लाइक ज़रूर करें, उसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए, ये आने वाला दौर ऑनलाइन एजुकेशन का दौर है। आपको ऑनलाइन हर चीज़ दस्तयाब होगी। ये एकेडमीज़ और ये दूसरे तीसरे जो ट्यूशन्स हैं, इनका आने वाला वक्त नहीं है। अभी आपने कोरोना में देखा होगा कि किस तरीके से दुनिया ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट हो चुकी है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि एक अच्छा काम, अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा नहीं लगा, कहीं पर कोई कमी पेशी नज़र आती है तो कमेंट करें, हमें बताएं ताकि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आए। देखें, मुझे स्टूडेंट्स जब भी कोई कमेंट करते हैं तो मैं लाजमन उस कमेंट को पढ़ता हूँ, उसे लाइक करता हूँ और उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ और उसके मुताबिक चेंज भी पैदा करता हूँ। मुझे स्टूडेंट्स ने कहा सर आपकी बोलने की स्पीड ज़्यादा है, तो मैंने कम की। देखिए, एक तो मुझ में इम्प्रूवमेंट आएगी और दूसरा अच्छे लेक्चर्स बनेंगे। इंडिया ने माशाल्लाह इतनी सारी ऑनलाइन एजुकेशन में तरक्की कर ली है कि वहाँ पर तमाम जो सिलेबाई हैं, तमाम लेवल्स के, तमाम क्लासेस के वो ऑनलाइन दस्तयाब हैं और वो लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे टीचर्स, इनका इस तरफ रुझान बहुत कम है। मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छे लेक्चर्स बना रहे हैं। तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अब इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे। तो हमारा ये जो चैनल है अमजद उमर एकेडमी, ये आपके लिए बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें लेकर आएगा। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन कोई इशू दस्तयाब है तो वो भी हमसे ज़रूर रब्ता करे, हमसे हमारा व्हाट्सएप नंबर ले, हमसे कांटेक्ट में रहे। तो टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। आप उनसे सीखें, उनसे लर्न करें, नई नई चीज़ें आपके सामने आएँ और आपको हर जगह पे गाइडलाइन मिले। जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स हैं वो आपसे एज में भी ज़्यादा हैं और उन्होंने वो चीज़ें देख ली हुई हैं जो अभी आपने देखनी हैं। तो ज़रूर उनसे मशवरा करें, उनसे टच में रहें और उनसे बातचीत करें। हर चीज़, हर मामले, हर कदम के ऊपर उनसे रहनुमाई लें। ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपकी कामयाबी को यकीनी बना देंगी। तो स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक में चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एफएससी बायोलॉजी बुक 2 का ये टॉपिक है। दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक नर्वस सिस्टम का लास्ट पार्ट, इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स, यानी इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन नर्वस सिस्टम, और दूसरा इसमें हम टॉपिक देखने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। यानी ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इससे कबल हम पढ़ रहे थे नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग क्या होती है? ड्रग क्या होती है? पेन किलर, पेन रिलीवर, जो आपको इनसेंसिबल बना देती है, जो आपकी सेंसिटिविटी है, जो आपकी नर्व इंपल्स कंडक्ट करने की सलाहियत आपके न्यूरॉन्स में है, उसको जो कम करे मेडिसन, उसको ड्रग कहते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ निकोटीन ऑन नर्वस सिस्टम, हम देखेंगे कि ये ड्रग्स कैसे हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पेयर कर देती हैं, नर्वस सिस्टम को कैसे इनसेंसिबल कर देती हैं। तो निकोटीन एक ड्रग है जो कि स्मोक यानी सिगरेट के धुएं में होती है। ठीक है, जब आप स्मोकिंग करते हैं तो बेसिकली आप एक ड्रग को इनहेल कर रहे हैं जिसका नाम है निकोटीन। तो ये निकोटीन कैसे हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर असरात डालती है? हमें मालूम है कि एसिटाइल कोलाइन हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक नर्व इंपल्स को मुंतकिल करता है। तो ये जो निकोटीन है ये एसिटाइल कोलाइन को मिमिक करती है, उसकी मिमिक्री करती है, यानी उसकी तरह एक्ट करती है और जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ पर नर्व इंपल्स इनिशिएट कर देती है। यानी पीछे से कोई जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें कोई नर्व इंपल्स नहीं आई, लेकिन निकोटीन वहाँ प्रेजेंट थी एट द प्लेस ऑफ एसिटाइल कोलाइन। इसने इसको मिमिक किया, इसकी जगह पे एक्ट किया, इसकी तरह एक्ट किया और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक नर्व इंपल्स इनिशिएट कर दी और वह नर्व इंपल्स जारी होगी। ज़ाहिर है ये एक एबनॉर्मल नर्व इंपल्स होगी। दूसरा, इससे क्या होगा? हमारी हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी। वो फंक्शंस जो हमारे ऑटोनोमिक फंक्शंस हैं, जो हमारे ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, जैसे हार्ट बीट ये बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो मोबिलिटी है, जिसको आप पेरिस्टालसिस कहते हैं, जो हमारी तमाम जीआईटी मूव करती है, वो पेरिस्टालसिस इनहांस हो जाएंगी। स्टूडेंट्स,
ये है इफ़ेक्ट ऑफ निकोटीन ऑन नर्वस सिस्टम। ये CNS को भी इफ़ेक्ट करती है, ये PNS को भी इफ़ेक्ट करती है। ये इफ़ेक्ट जो है ये इन हमारे ऑटोमेटिक फंक्शंस के ऊपर असरअंदाज होगा, और ये फंक्शंस जब डिस्टर्ब होंगे, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोबिलिटी बढ़ेगी तो डायरिया बढ़ जाएगा। डायरिया मीन पेचिश लग जाएंगे, लूज़ मोशन लग जाएंगे, और वोमिटिंग भी हो सकती है, यानी एंटी पेरिस्टालसिस। ज़ाहिर है जब पेरिस्टालसिस रैपिड हुई हैं, फास्ट हुई हैं, एबनॉर्मल हुई हैं, तो एंटी पेरिस्टालसिस भी शुरू हो सकती हैं, जिससे वोमिट हो जाएगी। और वाटर रिटेंशन रिलेशंस ऑफ ब्लड मुतासर हो सकते हैं। ये वाटर रिटेंशन रिलेशंस क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी रखना है और कितना किडनीज़ के ज़रिए रिमूव आउट करना है, एक्सक्रीट आउट करना है, ये किडनीज़ डिसाइड करते हैं। जब हम निकोटीन लेते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं, तो ये वाटर रिटेंशन रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं किडनीज़ के, जिससे हमारी बॉडी में एबनॉर्मल लेवल का पानी जमा हो सकता है, रिटेन हो सकता है, बॉडी के अंदर रह सकता है, जिसको किडनीज़ ने एक्सक्रीट आउट नहीं किया। वो पानी अगर ज़्यादा मिकदार में बॉडी में रहेगा तो वो एडिमा काज करेगा। एडिमा हमें मालूम है, fluid accumulation in the body due to which swelling or inflammation occurs in the body different parts में, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स में हो सकता है, लिम्स में हो सकता है, तो एडिमा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये थे इफेक्ट ऑफ ड्रग्स या इफेक्ट ऑफ निकोटीन ऑन नर्वस सिस्टम। एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारे इस टॉपिक में उन्होंने सिर्फ एक ड्रग दी है, निकोटीन। तो निकोटीन के इफेक्ट क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए। हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हम पीछे पढ़ रहे थे नर्वस कोऑर्डिनेशन, और ये है केमिकल कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल या कम्युनिकेशन के लिए दो सिस्टम्स हैं, एक रैपिड नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसको हमने इन डिटेल पढ़ लिया, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन विच कंसिस्ट्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको कंसेप्ट की बातें दो तीन बता दूँ। ग्लैंड, एनी ऑर्गन और एनी टिश्यू और एनी ग्रुप ऑफ सेल्स विच सेक्रीट समथिंग इज कॉल्ड ग्लैंड। हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन जो सेक्रीट करे, रतूबत पैदा करे, कोई फ्लूइड एक्सक्रीट करे, सेक्रीट करे, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड दो तरह के हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टुअस ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पेंक्रियाटिक ग्लैंड है, जैसे लिवर है एक, ये डक्टुअस ग्लैंड है। पेंक्रियाज या हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड है हमारे स्टमक के अंदर, सिलेवरी ग्लैंड है हमारे ओरल कैविटी में। ये सारे कौन से ग्लैंड्स हैं? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये डक्टुअस ग्लैंड्स, इनकी जो सेक्रीशन है वो जूस कहलाती है, जैसे सिलेवरी जूस, पेंक्रियाटिक जूस, सिलाइवरी जूस है, पेंक्रियाटिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, या बाइल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस, इनको जूस कहते हैं। और जूस को एक्सोक्राइन ग्लैंड पैदा करता है, और डक्ट के जरिए टारगेट एरिया जहाँ पे उन्होंने यूज़ अप होना है, जहाँ पे उन्होंने फंक्शन करना है, वहाँ तक मुंतकिल। दूसरे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, बेसिकली कोऑर्डिनेशन करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो जूसेज हैं वो बॉडी के अंदर और मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच आर डक्ट लेस ग्लैंड्स, इनकी डक्ट्स नहीं होती। इनकी सेक्रीशन को हार्मोन कहते हैं, और हार्मोन को डक्ट के ज़रिए टारगेट एरिया तक मुंतकिल नहीं किया जाता, बल्कि ब्लड स्ट्रीम या ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है। ज़ाहिर है ब्लड हर आर्गन को पेनिट्रेट करता है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वहाँ पे वो सेक्रेशन बनेगी और ब्लड में डाल दी जाएगी। ब्लड में वो सर्कुलेट करती करती पूरी बॉडी में दौड़ जाएगी और हार्मोन अपने टारगेट एरिया तक मुंतकिल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं? 20 डिफरेंट टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, जो एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन टिश्यू काम करते हैं। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, इसी तरीके से और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। टेस्टीज़ है मेल्स के अंदर, ओवरीज हैं फीमेल्स के अंदर, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर एक्ट करते हैं। हमारे स्टमक में ग्लैंड्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन में ये एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट हैं, जो कि गैस्ट्रिन और सेक्रीटन पैदा करते हैं। और आपको बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दी जा सकती हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि पैंक्रियाज में। तो 20 डिफरेंट एंडोक्राइन टिश्यूज आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी विच कैन बी कॉल्ड एज एंडोक्राइन टिश्यूज विच प्रोड्यूस द सेक्रीशंस विच आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। सो हार्मोन क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक्साइटिंग या सेटिंग इन मोशन। ये एक्साइट करता है किसी फंक्शन को, ये पैदा होने के बाद मोशन में चला जाता है, यानी ये ब्लड में चला जाता है और सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। वर्क वहाँ पे करेगा, फंक्शन वहाँ पे करेगा जहाँ इसकी रिसेप्टर सेल्स होंगे, जहाँ इसका टारगेट एरिया होगा। तो हार्मोन क्या है? द सेक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस ग्लैंड्स। हार्मोन्स आर poured, डाल दी जाते हैं, poured into the blood, they run in the body with the blood circulation and arrive at the target area to work. Basically, hormones carry out the long-term functions of our body.
जैसा कि ग्रोथ है, ग्रोथ एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग लास्टिंग है, देर पा है, टाइम लेता है। इसी तरीके से सेक्सुअल मेच्योरिटी, वंस वी आर सेक्सुअली मेच्योर वी कैन नॉट गो बैक, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। वर्किंग ऑफ हार्मोन्स, हाउ हार्मोन्स वर्क, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे परफॉर्म इन आवर बॉडी। यानी हमारे ज़हन में सवाल आता है ना कि हार्मोन्स करते क्या हैं, कैसे करते हैं। दे डू नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन बट दे रेगुलेट ऑलरेडी अकरिंग केमिकल रिएक्शंस और द बायोकेमिकल रिएक्शंस और एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी में कोई भी नया काम नहीं करते हार्मोन्स, जो ऑलरेडी काम हो रहे हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनको सही तरीके से करवाते हैं, उनमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, उनमें असिस्ट करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ठीक है, कि कहीं पर ये स्टिमुलेंट हैं और कहीं पे ये इनहिबिटर हैं। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े तो इंसुलिन पैदा होगा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इनहिबिट करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो ग्लूकागॉन पैदा होगा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टिमुलेट करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इन्हांस करेगा, इंक्रीज़ करेगा। समवेयर दे आर स्टिमुलेंट एंड समवेयर दे आर इनहिबिटर, दे स्टिमुलेट or inhibit the different physiological activities in our body. Physiological activities mean different functions. They control the long-term changes in our body. As I told you earlier, they control the long-term changes in our body. For example, growth, the sexual maturity and other functions of the body. Chemical nature of hormones. अच्छा स्टूडेंट्स, हम chemical composition देखने जा रहे हैं। हार्मोन जैसे हम जानते हैं ना, enzymes और proteins. Hormones और what? ये किस चीज़ के बने हुए हैं? ये 4 तरह की इनकी केमिकल नेचर है, इनकी 4 तरह की केमिकल कंपोजिशन है। ये प्रोटीन्स के हो सकते हैं जैसा कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, जो कि पैंक्रियाज के एंडोक्राइन टिश्यूज़ हैं, वहाँ से सेक्रीट होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बरकरार रखते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देता, ग्लूकागॉन घटने नहीं देता। ये दोनों हार्मोन्स जिनके नाम इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन है, ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ये एमाइनो एसिड्स या उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, एमाइनो एसिड्स हो सकते हैं हार्मोन के तौर पे, उनके डेरिवेटिव जैसे थायरॉक्सिन जिसको हम T4 भी कहते हैं, टेट्रा आइडोथायरोनीन, ठीक है, जो कि थायराइड ग्लैंड का एक हार्मोन है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एपिनेफ्राइन और नार एपिनेफ्राइन, जिनको एड्रीनालिन और नार एड्रीनालिन कहते हैं, ये अमाइनो एसिड या इनके डेरिवेटिव हैं। हम आगे चल के देखेंगे एपिनेफ्राइन, नार एपिनेफ्राइन एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल ग्लैंड का जो इनर पार्ट है वहाँ से सेक्रीट होते हैं और स्ट्रेस सिचुएशन में बॉडी को हेल्प आउट करते हैं। कुछ हार्मोन्स सब हार्मोन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, जैसा कि स्टूडेंट्स ADH, जिसको हमने चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस में पढ़ा था, जिसको आप वैसोप्रेसन भी कहते हैं। ADH क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और ये फीमेल्स की बॉडी में ये डिलीवरी के दौरान पैदा होता है, ये मिल्क इंजेक्शन करवाता है। ये ADH और ऑक्सीटोसिन, दीज आर पॉलीपेप्टाइड्स। देन स्टीराइड, सम हार्मोन्स आर स्टीराइड इन नेचर। स्टीराइड्स लिपिड्स हैं बेसिकली। लिपिड्स पता है ना, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसमें वैक्सेस हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, टर्पिनाइड्स हैं। तो टर्पिनाइड्स के अंदर एक क्लास है स्टीराइड्स। ये जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन मेल सेक्स हार्मोन है जो मेल सेक्स करैक्टर्स पैदा करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करवाता है। ये टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से पैदा होता है? ये टेस्टिस से पैदा होता है और स्मॉल अमाउंट में एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी। एस्ट्रोजन्स जो कि फीमेल की बॉडी में ओवरी में पैदा होता है और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो कि कार्पस लूटियम से पैदा होता है। कार्टिसोन ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से पैदा होता है कार्टिसोन, और ये ग्लूकोकार्टिकॉइड है और मिनरेलो कार्टिकॉइड है। इसके 2 फंक्शन आगे चल के देखेंगे। तो ये स्टीराइड इन नेचर है। सो मैं आपको बता रहा हूँ हार्मोन्स एक तरह के नहीं, 4 डिफरेंट केमिकली नेचर या केमिकली कंपोजिशन इनकी 4 तरह की हो सकती है। ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, ये एमाइनो एसिड या उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। एग्जांपल्स बड़ी ज़रूरी हैं, आपने बताना है प्रोटीन्स कौन से हार्मोन्स हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इसी तरीके से एमाइनो एसिड और डेरिवेटिव कौन से हैं, थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन है। पॉलीपेप्टाइड्स कौन से हैं, ADH या वैसोप्रेसन जिसको कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन। स्टीराइड्स कौन से हैं, जो कि सेक्स हार्मोन्स हैं, सारे स्टीराइड्स हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, कार्टिसोन है, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स को शुरू किया। हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आएंगे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनमें हाइपोथैलेमस है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसमें एड्रीनल्स हैं और वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स में डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही।